ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मेरे को 1 लाख रुपए बचाने हैं या 20,000 रुपए बचाने हैं, तो उसके चक्कर में वो पूरा 1-2 करोड़ को रिस्क पे लगा देते हैं। 14 साल का एक्सपीरियंस Yeah. एंड अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि लैंड में, कमर्शियल में या फ्लैट में, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए आपको पैसे से ज्यादा माइंडसेट की जरूरत होती है। आपका पैसा ओवरनाइट जीरो भी हो सकता है। कितनी क्रिप्टोज आई, कितनी चली गई, कितनी सस्टेन कर रही है मार्केट में, ऐसे ही काफी सारी कंपनीज आती हैं जाती हैं। तो गुड़गांव ने 250 गुना रिटर्न दिया है। डार्क रियलिटी जरूर होती है, तो हमारे रियल एस्टेट की क्या डार्क रियलिटी है? यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कंसल्टेंट बनने के लिए। कोई 5वीं पास भी एक कंसल्टेंट बन सकता है। सो रियल एस्टेट गुड़गांव में क्या चैलेंजेस फेस करेगा और क्या कर रहा है करंटली? कंफर्मेशन के साथ ये कह सकता हूँ कि 95% ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया डोंट इवन नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द। बस वो करते कि वो वहाँ लगा रहा है, मैं भी वहाँ लगा रहा हूँ। हर चीज का एक्सपर्ट होता है। वो कहते हैं ना, जिसका ज्ञान उसी को साजे, बिना ज्ञान खुद तक बाजे। रियल एस्टेट में स्कैम्स भी होते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। गुड़गांव में राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दैट? देखो, अभी की गुड़गांव की मार्केट हम कह सकते हैं गुड़गांव गुड़गांव गुड़गांव, व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट गुड़गांव? ऐसा आखिर है क्या गुड़गांव में? वेदर वी टॉक अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज और वी टॉक अबाउट हाई राइज लग्जरी रेजिडेंस, एवरीबडी वांट्स टू मूव टू गुड़गांव, बट व्हाई? आज इसी रियल एस्टेट हॉट टॉपिक को हम करेंगे डी कोड। नमस्कार, आज हमारे साथ है टेरा हाउसिंग सोल्यूशन के डायरेक्टर मिस्टर नवदीप ढुल, जो आज इन बातों पे हाईलाइट डालेंगे। एंड ही हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड लेवल। तो इनसे अच्छा इंसान आई डोंट थिंक सो हमारे पास कोई होगा जो हमारे को रियल एस्टेट की बातें अनफिल्टर्ड तरीके से बता सके। सो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो नवदीप जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सो नवदीप जी, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, गुड़गांव से। जब गुड़गांव सच में गांव था, तो आप कुछ बताना चाहेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से? गुड़गांव वॉज टिपिकली ए विलेज, जैसा हम आज भी हरियाणा के आउटस्कर्ट्स में देखते हैं। गुड़गांव वॉज ऑल्सो लाइक दैट। और इवन आज भी गुड़गांव के नाम से एक विलेज है नियर गुड़गांव बस स्टैंड, वो एग्जिस्ट करता है। तो गुड़गांव से और आज के दिन गुरुग्राम और मिलेनियम सिटी जो हम देख रहे हैं, वो दैट वाज लिटरली ए विलेज। सो गुड़गांव का जो सफ़र गुरुग्राम तक था, वो जी। कैसे हुआ? गुड़गांव कैसे गुरुग्राम बना? तो बेसिकली द जर्नी ऑफ गुरुग्राम started back in, we can say, 5 decades back. 1970s में DLF ने लैंड एक्वायर करना शुरू किया। पैरेलली मारुति ने भी 1970s में लैंड एक्वायर किया। एंड 1983 में मारुति ने अपना प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत की थी, जिससे हम कहें कि गुड़गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। फिर पैरेलली DLF ने भी 1980s में ही DLF फेज़ 1 लॉन्च किया था, जिससे गुड़गांव में अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1990s में काफ़ी सारी कंपनीज आई, जैसे कि हीरो होंडा, जेनपैक्ट, IBM, ब्रिटिश एयरवेज और भी काफ़ी सारी MNCs, 15-20 के अराउंड MNCs आई 1990 में, जिससे गुड़गांव की हम बोल सकते हैं कि एक नींव रखी गई। और जब हम बात करते हैं गुड़गांव की, और भी हमारी दिल्ली NCR में सिटीज़ थी, बट गुड़गांव को ही क्यों स्पेसिफिकली चूज़ किया गया? इसका गुड़गांव को उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन का एडवांटेज मिला। दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव का जो एक इफ़को चौक है, एक हॉटस्पॉट माना जाता है, दैट इज़ हार्डली 15 किलोमीटर्स। तो गुड़गांव को एडवांटेज मिला उसकी लोकेशन का, और उस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नियर दिल्ली एयरपोर्ट। तो गुड़गांव बेसिकली हम वी कंसिडर इट एज एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। Delhi being a capital of India was very crowded at that time also। और नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली ही एक ऐसा सिटी था जो पूरी नॉर्थ इंडिया को एक कैटर कर पा रहा था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी भी बिजनेस की होलसेल मार्केट का जिक्र करते हैं तो वो आज भी दिल्ली में है। तो दिल्ली को ज़रूरत थी एक जो उसका यू कैन से लोड को शेयर कर सके। तो गुड़गांव ने वो काम किया है, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली के बिल्कुल एडजॉइनिंग था। गुड़गांव को वो मौका मिला, दूसरा एयरपोर्ट, और साथ में जो कंपनीज थी जिन्होंने जैसे कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो कंपनीज ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की।
जिससे people started migrating to गुड़गांव. Apparently private developers such as DLF ने एक अच्छा इंफ्रा प्रोवाइड करवाया जो प्राइवेट कंपनीज की सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी. तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट डेवलपर्स सच एज DLF इन दोनों के कोऑर्डिनेशन की वजह से आज गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी बना है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज जो आपने बताया कि एयरपोर्ट, या इसीलिए गुड़गांव को चूज किया या गया, इसीलिए बिकॉज गुड़गांव चूज एयरपोर्ट किया इज हियर, दिल्ली इज नियर बाय. गया. यस. एंड नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद की जब हम बात करते हैं, एक पॉइंट पे ये तीनों सिटीज़ बिल्कुल सेम थी, बट जी. आज गुड़गांव इज़ लाइक अनदर लेवल. इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? या बेसिकली गुड़गांव वाज पार्ट ऑफ फरीदाबाद अर्लियर. गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट भी नहीं होता था. गुड़गांव यूज टू कम अंडर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट. आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा भाई बड़े भाई से अलग हुआ और उससे काफ़ी आगे चला गया. तो अगेन नोएडा की बात करें, फरीदाबाद या गुड़गांव, तीनों ही दिल्ली से सटे हुए हैं. लेकिन गुड़गांव को एडवांटेज लोकेशन का मिला क्लोज टू दिल्ली एयरपोर्ट, जिसकी वजह से कंपनीज ने प्रेफर किया, एमएनसीज ने, कि गुड़गांव हम चूज़ करें. फरीदाबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से थी, लेकिन वो एक एमएनसीज को नहीं अट्रैक्ट कर पाया फरीदाबाद. और दूसरा मैं कहूँगा कि गुड़गांव की ग्रोथ इज़ ड्रिवन बाय प्राइवेट कंपनीज. यहाँ पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया प्राइवेट कंपनीज को, जिससे प्राइवेट कंपनीज ने अपना यहाँ पे ऑफिसेज सेटअप किए. वो सपोर्ट कहीं ना कहीं फरीदाबाद और नोएडा में नहीं मिल पाई. यू कैन से गुड़गांव ग्रोथ इज ड्रिवन बाय प्राइवेट कंपनीज, वेयर फरीदाबाद एंड नोएडा's ग्रोथ इज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट. सो हम आगे बढ़ेंगे और गुड़गांव को डीकोड करेंगे, बट उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्तों को ये जानना ज़रूरी है कि आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया. सो हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू स्टार्टेड योर रियल एस्टेट जर्नी, आई मस्ट से. ओके. सो बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर. लेकिन एक वो कहावत है ना कि इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है. सो मैं गुड़गांव आया आज से 14 साल पहले. My parents were in government job, so they were insisting me to join a government job. लेकिन मेरे मन में था from my school days कि I have to do something of my own. I want to be an employer, not employee. So that's why उस टाइम पे मैंने गुड़गांव की मार्केट को एक्सप्लोर किया, and I found that real estate business is good in Gurgaon and it's booming. So that's why I chose real estate. So engineer, being engineer, you came into real estate. Yeah. Why you chose real estate only? So Gurgaon's market was very booming at that time. So that's why and initially without any money, that was the only business. क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि जनरली होता है ना कि फैमिली आपको सपोर्ट कर देती है इन टर्म्स ऑफ मोनेटरी सपोर्ट की, लेट्स वी आर इन्वेस्टिंग एंड यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. तो ऐसा नहीं था, बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर इन गवर्नमेंट जॉब. तो मैंने सोचा कि यार बगैर पैसे क्या बिजनेस किया जा सकता है. तो रियल एस्टेट मेरे सामने एक ऑप्शन था, तो मैंने वो चूज़ किया. दैट्स रियली इंस्पायरिंग कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस बिना पैसों के कर सकते हैं, एंड यू आर हियर सिटिंग एज एन एग्जाम्पल. दैट्स रियली इंस्पायरिंग. और जैसे कि नाउ यू आर डायरेक्टर ऑफ टेरा हाउसिंग सोल्यूशन. सो टेरा हाउसिंग सोल्यूशन किस फील्ड में काम करता है एंड हाउ लॉन्ग इट्स बिन? So basically it's a 14-year-old organization. तो रियल स्टेट में ना दो सेगमेंट्स हैं. वन इज डेवलपमेंट सेक्टर यू कैन से, एंड अनदर इज सेल्स. तो दोनों सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. एक कंसल्टेंट को चाहिए इन्वेंट्री सेल करने के लिए, वहीं एक डेवलपर को कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए. तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए कंसल्टेंट, बिकॉज एट द टाइम आई हैड नो कैपिटल. So as a consultant, as a sales guy, you can say I started from scratch. Initially मैंने टेलीकॉलर का भी काम किया. I used to do calls in the night to NRI clients who were sitting in Canada and US. मैं उनको कॉल करता था रात को, क्योंकि वहाँ पे दिन होता था. वहाँ से मेरे को लीड्स मिलती थी, फिर मैं इन्वेंट्री भी निकालता था, फिर क्लोजर्स करते थे. तो एज ए यू कैन से टेलीकॉलर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. देन इन 2017 आई केम इनटू कंस्ट्रक्शन एज वेल. तो मैंने अपने 2017 में पहला बिल्डर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बिल्डर फ्लोर का. उसके बाद इन 2020 आई केम इनटू डेवलपमेंट ऑफ फार्म हाउसेज एज वेल. तो अब हम फार्म हाउसेज भी डेवलप करके सेल करते हैं, अपने ओन फार्म हाउसेज. सो यू कैन से वी कंसल्ट, वी डेवलप एंड वी डिलीवर.
एंड आई थिंक नाउ अब तो आपके पापा बिल्कुल नहीं बोलते होंगे गवर्नमेंट Yeah, जॉब के yeah, लिए। yeah, yeah. Now he's very happy. नाउ ही मस्ट बी वेरी Yeah, हैप्पी। सो 14 साल का एक्सपीरियंस, yeah. एंड अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, व्हाट वुड यू से एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट कि लैंड में, कमर्शियल में या फ्लैट में, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? See, that depends on the investor's goal कि Okay. आपका क्या what do you want कि either you want to generate some monthly income or you are looking just for the wealth creation. In my opinion, land is the best option for investment. सो इट्स बीन 14 years एंड यू हैव योर ओन फर्म, तो लैंड ही क्यों, लोगों को लैंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज से 300 साल पहले जब एम्परर रूल होता था, एट दैट टाइम दो एम्परर किस लिए लड़ते थे? जमीन के लिए। आज के दिन भी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज़ के ऊपर है? जमीन। तो ये तो सदियों से चलती आई हुई Right. रीत है, मतलब कि लैंड इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग विच इज़ मेड बाय गॉड, नॉट बाय अस। राइट। क्रिप्टोज हैं, स्टॉक्स हैं, वो सब हमने बनाए हैं। कितनी क्रिप्टोज आई, कितनी चली गई, कितनी सस्टेन कर रही हैं मार्केट में। ऐसे ही काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जाती हैं, लैंड तो कहीं नहीं जाती ना। और लैंड लिमिटेड है, लैंड सप्लाई इज लिमिटेड, डे बाय डे पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, सो लैंड की हमेशा डिमांड रहेगी तो प्राइसेस विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज। राइट राइट। ठीक है। इसके अलावा लैंड इज अ टेंजिबल एसेट, इट गिव्स यू मेंटल पीस that you owns a few coordinates of the world, ओके। and so that gives you mental peace. राइट। Apart from this, many you can say all big giants are investing in lands only. Ambani's, Adani's, you can see. Right. अब अंबानीज ने, रिलायंस ने बेसिकली यहाँ पे फारूक नगर के पास 4000 एकड़ लैंड आज से 20 साल पहले लिया था। तो Okay. वो लैंड इज ए फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट, इट इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री. You will get good shadow and fruits after few years. So don't wait to invest in land, just invest and then wait. ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सोचते रह जाते हैं हम और इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि अभी करेंगे करेंगे। तो इट्स बेटर कि जितना भी है अभी इन्वेस्ट कर दो एंड वेट। Yeah, मैंने देखा, मैं 2 साल पहले आई वेंट टू अफ्रीका, बेसिकली तंजानिया। ओके। तो वहाँ पे लैंड काफ़ी सस्ती है। ओके। ठीक है, तो मैं एक्सप्लोर करने गया था लैंड, तो वहाँ पे जाके मेरे को पता लगा कि इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी आर ऑलरेडी देयर। वहाँ पे लैंड पार्सल उन्होंने हज़ारों एकड़ में लैंड पार्सल लिया हुआ है। ठीक है, जस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ी हुई है। उनको पता है कि अफ्रीका डेवलप हो रहा है, तो विद द टाइम लैंड प्राइसेस विल इंक्रीज। सो लैंड इज समथिंग कि हमें एक इंतजार के बाद काफी अच्छा फल काफ़ी देगी अच्छा ही देगी, वो देगी ही चीज़। देगी, उसमें कोई मतलब डाउट ही दो नहीं है। राय नहीं है। Yeah. सो अगर हम बात ही कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब हम लैंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि वी नीड गुड मनी फॉर दैट। Yeah. उससे पहले हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट आजकल का जो यूथ है, हमारे पास बहुत छोटी सेविंग्स होती है, सो वी प्रेफर लाइक इन्वेस्टिंग इन स्मॉल प्लेसेस, जैसे स्टॉक में कर दिया या फिर कहीं भी कर दिया। तो व्हाट वुड यू प्रेफर कि स्टॉक में करना चाहिए या फिर लैंड में ही करना चाहिए? देखो, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करो, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का रूल है कि यू शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी। आइदर यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मीन्स कि यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। अगर वो कंपनी का बिजनेस फ्लरिश करेगा तो ही आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। राइट। तो उसके लिए आपको उसका कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टर रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सब चीज़ अच्छे से एनालाइज करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसका व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वो आपको निकालना चाहिए। उसके बाद आपको एनालाइज करना चाहिए कि ये शेयर प्राइस आपको जो ऑफर हो रहा है दैट इज अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू और एट फेयर प्राइस। तो उसी के बाद आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेम गोज विद द रियल स्टेट एज वेल। कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उसका क्या फेयर प्राइस है वो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी रियल स्टेट में इजी है किसी की भी चीज़ का प्राइस निकालना एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। दूसरा क्या है कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, आपका पैसा ओवरनाइट ज़ीरो भी हो सकता है। रियल स्टेट में ऐसा कभी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में यू आर नॉट ऑन द ड्राइवर सीट, बेसिकली आपके पास में कोई कंट्रोल ही नहीं है। Right. आपने सारा एनालिसिस कर लिया, उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट
के मन में कुछ भी फेरबदल होता है तो ओवरनाइट अगेन कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। रियल स्टेट में यू आर ऑन द ड्राइवर सीट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा रियल स्टेट में। सो रियल स्टेट इज मोर सेफ देन स्टॉक मार्केट। और अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स की हम बात करते हैं 2000 में 2000 में व्हाट वाज द सेंसेक्स, आई थिंक 4000 पॉइंट्स। आज 2025 है, 2025 में सेंसेक्स इज समवेयर अराउंड 80-82,000 पॉइंट्स। ओके, तो कितना रिटर्न दिया सेंसेक्स ने पिछले 25 साल में हम बात करते हैं तो आई थिंक समवेयर अराउंड 20 टाइम्स। गुड़गांव रियल एस्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो गुड़गांव रियल एस्टेट में जो प्राइस, प्रॉपर्टी प्राइस 2000 में 1 लाख थी, आज के दिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ है। तो गुड़गांव ने 250 गुना रिटर्न दिया है। अगर 2000 में आपने 1 लाख रुपए स्टॉक में लगाया था तो आज के दिन वो 20 लाख है, वहीं 1 लाख गुड़गांव प्रॉपर्टी में लगाया था तो वो 2.5 करोड़ है। तो नाउ यू कैन एनालाइज विच इज बेटर, रिस्क फ्री, बेटर रिटर्न्स। बट अगर किसी के पास छोटा अमाउंट है तो वो क्या करे? स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है तो उस केस में जैसे आज के दिन देयर इज रिट्स आर इन मार्केट। ओके, सो रिट्स, या रिट्स मींस रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ट्रस्ट। अच्छा, तो आप बोल सकते हो कि ये रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट है। तो इसमें आप कम अमाउंट से, जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसी तरीके से रिट्स का आप शेयर खरीद सकते हो और रिट्स विल फर्दर इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ओनली। तो ये काम कैसे करता है? तो सेम होता है, जैसे मतलब आपने किसी कंपनी का स्टॉक लिया तो कंपनी अपना बिजनेस करेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है स्टॉक वैल्यू, स्टॉक प्राइस वेरी करेगा। सेम इसमें होता है कि आपने उसका रेट्स का शेयर खरीदा, रेट्स उस फंड को आगे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में लगाती है जो रेंटल इनकम देते हैं या जो डेवलपमेंट करते हैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, उनमें रेट्स लगाती है। तो उसी से जैसे उसकी रेट्स की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है तो वो आपका स्टॉक वैल्यू बढ़ता है। जो रेंट्स आता है वो आपको डिविडेंड्स की फॉर्म में रेट्स देती दिस है। इज समथिंग न्यू एंड आई थिंक वी शुड गेट इनटू दिस, और Yeah. थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए और इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लैंड इज समथिंग जो आपको रिटर्न देता ही देता है। एंड इफ़ वी कैन इन्वेस्ट स्मॉल मनी इन लैंड, yeah. उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। Yeah. और आगे चल के बात करते हैं मार्केट की। तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 लाख जिसने इन्वेस्ट किया था गुड़गांव में, आज वो 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो डू यू थिंक कि ये जो प्राइस है, ये करंट सिचुएशन में इज इट मतलब जस्टिफाइड? Yeah, I think it is justified Okay. because it's not that the prices are expensive. It's that your money is buying less. Okay. एक्चुअली पैसे की वैल्यू डिग्रेड हो गई है। अच्छा, गुड़गांव में। मतलब हर जगह ही हो गई है। Okay, अगर आप पिछले 3-4 साल में देखोगे तो हर चीज के प्राइसेस बढ़े हैं। Right. पेट्रोल के, दाल के, चीनी के, हर चीज के दाम बढ़े हैं। हाँ, गुड़गांव में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी, मतलब पिछले 4 साल में बात करूं मैं कि 4 से 5 गुना तक हुए हैं, लेकिन दोज प्राइसेस आर स्टिल जस्टिफाइड क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, ऐसा कोई दूसरा सिटी है ही नहीं। और स्टिल देयर इज, गुड़गांव इज डे बाय डे जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो जिससे मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू गुड़गांव, दैट्स व्हाई प्राइसेस आर राइजिंग। एंड बट डू यू थिंक इस सिचुएशन में कोई मिडिल क्लास पर्सन अपना घर अफोर्ड कर पाएगा इधर गुड़गांव में? हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा। गुड़गांव हर सेगमेंट को कैटर करता है, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, अल्ट्रा रिच क्लास। अगर आप देखो कि जोमेटो के जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, वो भी गुड़गांव में रह रहे हैं, चलो एक 70-80 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। वहीं जो जोमेटो का एम्प्लॉई है, जिसकी सैलरी, जो डिलीवरी गाय है, जो जिसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है और वो हज़ारों में है, वो भी गुड़गांव में ही रह रहे हैं। इनफैक्ट वो गुड़गांव में रहते हैं, उस सैलरी में सेव भी करते हैं, अपने घर भी भेजते हैं। मतलब गुड़गांव में आपको 30 रुपए के वो कहते हैं छोले कुलचे भी मिल जाएंगे और एक 4,000 रुपए का भी लंच मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीना चाहते Gurgaon हैं। is catering everyone right Yeah. now. So one question I was always curious about कि ये जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है गुड़गांव का, ये इतना बूम कैसे कर रहा है? पहले हमने कभी नहीं सुना था, बट राइट नाउ इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग। बेसिकली इसका रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। तो जितना अगर हम बात करें अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की, तो गुड़गांव इज़ द ओनली सिटी इन नॉर्थ इंडिया जो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा पा रहा है। ठीक है, ऐसा दूसरा कोई सिटी है नहीं नॉर्थ इंडिया में।
अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वर्थ इज मोर देन 1000 CR, आई थिंक थाउजेंड्स में है ओके इन नॉर्थ इंडिया। और अगर हम अल्ट्रा लग्जरी इन प्रॉपर्टीज़ की बात करें जो गोल्फ कोर्स रोड पे है, हार्डली 1500-2000 होंगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करें बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और इस तरीके की रिक्वायरमेंट है अभी मार्केट में, जिस वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक नाउ इस जो ये सेगमेंट है इसको प्रॉपरली केटर किया जा रहा है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। हाँ बिल्कुल, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स बिल्डर्स स्पेशली DLF इज ऑफरिंग देम द राइट थिंग। बट डू यू थिंक 190 करोड़ का पेंट हाउस इज जस्टिफाइड? See, that price is not just only for the apartment. That is the entry ticket to the elite club. उस क्लब के मेंबर कौन है? CEOs of the startups और CEOs of the MNCs, ठीक है, कोई काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं। तो वो एक एंट्री टिकट का पैसा है कि एक लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी के लिए वो कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज बिकम फ्रेंड्स विद द वाइजर्स पीपल देन यू। तो ये उसी की एक मतलब ठीक है, एम्यूनिटीज़ हैं वहाँ पे, वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ है, 100 एकड़ में गोल्फ कोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप किसके साथ रह रहे हो, वो एक कंपनी का पैसा है बेसिकली। सो बेसिकली इट रियली मैटर्स, योर एनवायरनमेंट मैटर्स, Yeah. तो उसके भी पैसे दिए जा रहे हैं, बिल्कुल, उस ग्रुप बिल्कुल। में भी ऐड होने के पैसे हाँ। दिए जा रहे हैं। सो करंट सिचुएशन की बात करें तो जो रियल एस्टेट है गुड़गांव में राइट नाउ, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दैट? देखो, अभी की गुड़गांव की मार्केट हम कह सकते हैं कि इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है जितना पिछले 4 साल में किया है। मतलब कोविड सेकंड वेव के बाद से और लास्ट ईयर तक मार्केट ने 4 to 5 टाइम रिटर्न्स दिए हैं। अब मार्केट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है, बट अगेन आई थिंक इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एंड यूजर्स कि जैसे पहले प्रोजेक्ट्स ओवरनाइट सेल आउट हो रहे थे, बायर्स को अपनी पसंद की यूनिट नहीं मिल रही थी, उनको जो भी मतलब बिल्डर देता था वही उनको लेना पड़ता था, रेट्स भी बिल्डर के ही चलते थे। तो आज के दिन थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, बायर इज इन नेगोशिएशन पोजीशन, ठीक है, वो अपनी मर्जी की यूनिट भी ले सकता है और वो नेगोशिएट भी कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज दीज डेज या मार्केट टाइम ऑफ बाइंग, या इट इज द टाइम ऑफ बाइंग, बेसिकली दिस इज बायर्स मार्केट, अर्लियर वो सेलर्स मार्केट। सो एंड यूजर्स के लिए कैसा रहेगा ये मार्केट? एंड यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा ये आने वाला टाइम। एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या करंट सिचुएशन है अगर बात की जाए तो? देखो, फॉर द इन्वेस्टर्स देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, you should be present in the game. You can take example of a cricket match. Let's suppose एक 50 ओवर क्रिकेट मैच है, तो हर बॉल पे तो 6 नहीं मिलता ना, हर बॉल पे चौका नहीं लगता। तो लेकिन उस 6 के लिए और चौके के लिए आपको गेम में रहना पड़ता है। तो सेम इज द केस विद द इन्वेस्टर्स। हमेशा रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट्स अबाउट कि चाहे 2 रन भी मिले तो इट वुड बी गुड फॉर कभी सिंगल, कभी डबल, कभी 6। हाँ, चलता रहता है ये तो। चलता रहता है। एंड जैसे हमारी गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहेगी या फिर स्टेबल भी होगी? जैसे अभी थोड़ी सी स्टेबल चल रही हाँ, अभी थोड़ी सी स्टेबल चल रही है। पहले भी देखो, रियल एस्टेट मार्केट इज साइक्लिक, मतलब कुछ टाइम काफ़ी अच्छा होता है, कुछ टाइम थोड़ा सा कम अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्राफ देखोगे तो मार्केट बढ़ेगी ही। और अगर बात करी जाए फ्यूचर की, गुड़गांव में फ्यूचर, देखो, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब 25 आज से मतलब अगर हम 2000 की भी बात करते हैं तो किसी ने नहीं सोचा था गुड़गांव ये बन जाएगा। कैसे बना? क्यों? वो उसको क्रिएट किया गया, मतलब केपी सिंह जी ने और प्राइवेट कंपनीज ने एफर्ट लगाए। आज से वो 5 डेकेड पहले उन्होंने शुरुआत की, तो आज के दिन गुड़गांव मिलेनियम सिटी बना है। उस टाइम भी किसी ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया था, बनाया ना। तो वही काम अब भी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है। गुड़गांव में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने हैं, जैसे कि ग्लोबल सिटी, जो हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल सिटी विच इज़ बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे, वो 1000 एकड़ में है, ठीक है। ग्लोबल सिटी एक दुबई में जैसे बिजनेस बे है, उसी तर्ज पे ग्लोबल सिटी को बनाया जा रहा है। वहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर तरीके के सेगमेंट को कैटर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है जंगल सफारी,
ओके अगेन वो भी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में है, दैट इज क्लोज टू SPR। तो अगर जंगल सफारी आता है तो गुड़गांव में टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस, रेंट्स वगैरह सब अप्रिशिएट होंगे। तीसरा है मेट्रो का एक्सपेंशन। मेट्रो एक्सपेंशन जो अभी गुड़गांव में सिर्फ हुड्डा सिटी सेंटर तक है, वो उस मेट्रो को द्वारका एक्सप्रेसवे, ओल्ड गुड़गांवा, न्यू गुड़गांवा, हर तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंड किया जाना है। तो उससे भी रियल एस्टेट के प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे। विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि हमें पता है कि अभी तक काफ़ी रिटर्न गुड़गांव दे चुकी है लोगों को, जी। काफ़ी अच्छे लेवल पे, जिन्होंने एक पॉइंट पे इन्वेस्ट कर दिया, दे हैव गॉट अ रियली गुड, अच्छा बोल सकती हूँ मैं जी। कि रिटर्न मिला है। सो अगर अब फ्यूचर की बात करें, अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अभी भी, सो डू यू थिंक कि उतना रिटर्न विल बी एबल टू गेट? देखो, अब कितना रिटर्न मिलेगा उस चीज़ का तो मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल रिटर्न अच्छा है गुड़गांव मार्केट में, क्योंकि जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आने हैं मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है कि आज के दिन अगर हम गुड़गांव की पॉपुलेशन की बात करते हैं, गुड़गांव की पॉपुलेशन है आज समवेयर अराउंड 28 लाख, ठीक है। 2031 तक गुड़गांव में 40 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। 12 लाख लोग और आने हैं गुड़गांव 5-6 साल में, अगले 5-6 साल में। तो 12 लाख लोग माइग्रेट होंगे, तो उनको घर तो चाहिए रहने के लिए। राइट। तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे मैंने ग्लोबल सिटी बताया, ग्लोबल सिटी आएगी तो उसमें काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी, MNCs आएंगी, रिसर्च सेंटर्स आएंगे वहाँ पे, तो अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो फिर पीपल विल माइग्रेट। सो जब हम बात ही कर रहे हैं रियल एस्टेट की, तो कुछ तो चैलेंजेस भी हैं इस फील्ड में। सो रियल एस्टेट गुड़गांव में क्या चैलेंजेस फेस करेगा और क्या कर रहा है करंटली? देखो, सबसे पहला चैलेंज है वो है पोल्यूशन का। पोल्यूशन AQI लेवल स्पेशली इन विंटर्स गोज टिल 500, विच इज़ वेरी हजार्डियस इवन, मतलब फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो ये काफ़ी मेजर चैलेंज है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने सीरियसली, मतलब इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। दूसरा मेजर चैलेंज है ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, और पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी है, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है तो फिर उससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं कहूँ कहीं ना कहीं कमी है गुड़गांव में। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग उसको प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन व्हीकल, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या का भी समाधान होगा। एंड डू यू थिंक इनका कोई सोल्यूशन है इन चीज़ों का? हाँ, बिल्कुल है। मतलब अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखोगे, मैं काफ़ी बारी मतलब यूरोप ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक तो सारे के सारे व्हीकल्स EV है, और सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इकोनॉमिक एंड इजीली अवेलेबल। और आप यकीन करोगे कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग इतना, यू बिलीव कि कितना, इफ आई last year I was in Amsterdam, and for 3 days parking they charged me somewhere around 7,500 for my just for 3 days parking। ठीक है, तो उन्होंने मतलब चीज़ों को इस तरीके से वो किया कि आप सिटी में गाड़ी ला ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम होगा। आप यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये उन्होंने इसीलिए इंक्रीज वो किया हुआ है कि उन्होंने ताकि ज़्यादा व्हीकल ही ना हो। ज़्यादा व्हीकल ही ना हो बेसिकली। यहाँ पे बहुत फीसिबल है, आराम से लोग कहीं भी हाँ। पार्क कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आई थिंक इसीलिए इतना ज़्यादा है भी रोड हाँ, पर, बिल्कुल। ट्रैफिक है और ये और सब कुछ लेकिन है। वो पैरेलली दे आर ऑफरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आप वो चार्ज बढ़ा दो, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या करोगे आप? राइट, राइट। Yeah. एंड अगर बात करें स्कैम की, जैसे आपको पता ही है हर फील्ड में, हर जगह स्कैम्स तो होते ही है। तो रियल एस्टेट में किस टाइप के स्कैम्स और कैसा रहता है? हाँ, रियल स्टेट में भी जो आप पहले पूछ रहे थे क्या चैलेंजेस हैं, कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। रियल स्टेट में स्कैम्स भी होते हैं। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। बैक इन 2016 आई मेट अ कपल फ्रॉम कनाडा। वो इंडिया आए थे, दिल्ली आए थे कि अपना सैरोगेसी के लिए। एट दैट टाइम सैरोगेसी वाज लीगल इन इंडिया। तो उनको बाय गॉड ग्रेस काफ़ी एक मतलब ट्विंस हुआ एक। तो दे थॉट कि लेट्स बाय प्रॉपर्टी हेयर इन गुड़गांवा। दे वर स्टेइंग एट दैट टाइम ऑन MG रोड। ओके। तो उन्होंने सोचा कि यार एक प्रॉपर्टी लेते हैं जिससे हम वी विल स्टे कनेक्टेड टू दिस प्लेस, बिकॉज दिस प्लेस हैज़ गिवन अस गुड गिफ्ट। तो दे केम इन माई कॉन्टैक्ट थ्रू ए पोर्टल।
तो मैंने उनको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई, उनके साथ एक काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बिल्टअप हो गया मेरा। वो किसी और भी कंसल्टेंट के टच में थे, उन्होंने भी प्रॉपर्टी दिखाई, तो उनको वो प्रॉपर्टी पसंद आई जो दूसरे दूसरे कंसल्टेंट कंसल्टेंट ने दिखाई थी। ओके फिर बट ही वांटेड टू डील विद मी बिकॉज ऑफ हिज कंफर्ट लेवल। ओके तो बट आई सेड कि दैट्स अगेंस्ट माय एथिक्स, आप उन्हीं के थ्रू जाइए। वट आई कैन डू फॉर यू कि आप एक एडवोकेट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप उसको अपने लूप में मीटिंग में रखिए, ताकि एज यू आर फ्रॉम कनाडा तो कोई पेपर वर्क में आपके साथ चीटिंग ना हो, इसलिए आप उनको लूप में रखो। तो फिर वो उनको मीटिंग में साथ लेके गए, और मीटिंग में दैट वाज वेरी सरप्राइज्ड फॉर मी कि दैट कंसल्टेंट वाज ट्राइंग टू सेल हिम अनदर थिंग। ये एक डीएलएफ की प्रॉपर्टी थी, तो दो विलास थे, 80 और 81, दोनों एडजॉइनिंग थे। तो जो फारूक वाज द नेम ऑफ दैट बायर, तो जो फारूक ने पसंद किया था दैट वाज 80 कॉर्नर वन, और जो कंसल्टेंट था वो उसको 81 सेल कर रहे थे, पेपर्स 81 के कर रहे हैं, बात 80 की चल रही है, मतलब हाँ, तो वो ट्राइंग टू, तो जो एडवोकेट था उसने उस चीज को फाइंड आउट कर लिया, और वो मीटिंग नहीं हो पाई। आफ्टर ए वीक आई कॉल्ड हिम जस्ट एज ए रूटीन कॉल की, तो उस टाइम उन्होंने बताया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, तो सेम डे उनकी फ्लाइट थी, वो वापस कनाडा चले गए और उन्होंने नई प्रॉपर्टी परचेज की। बट ही वाज स्टिल इंटरेस्टेड एंड ही आस्क्ड मी कैन यू हेल्प मी आउट इन दैट प्रॉपर्टी ओनली। सो आई सेड ओके। तो मैंने सेलर से कांटेक्ट किया, नेगोशिएट किया उस टाइम पे, और मतलब एट दैट टाइम आई फेल्ट सो गुड कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर ही सेंट 40 लाख रुपीस फ्रॉम कनाडा जस्ट ऑन माय वर्ड्स। उन्होंने मैंने यहाँ पे एग्रीमेंट तैयार किया, मैंने कहा कि आप पैसे भेजो, उन्होंने पैसे भेजे, फिर ओनर ने एग्रीमेंट साइन किया, फिर वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आए, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दैट्स रियली अमेजिंग कि हम उन लोगों को, आप उन लोगों को हेल्प कर पाए, एंड यू बिल्ड एन बिलीफ और एक भरोसा उनके उनका हमारे ऊपर बिल्ड हो पाया। सो जैसे कि आपने बोला कि ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं, तो अगर बात करें जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चेक करने ही चाहिए? तो देयर आर मैनी डॉक्यूमेंट्स, बट कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अलॉटमेंट लेटर, ओके ठीक है, फिर आपकी पेमेंट रिसिप्ट्स, फिर पोजीशन लेटर, फिर उसके बाद आता है आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट, देन कन्वेंस डीड, फर्दर सेल डीड, कितनी बारी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, तो वो पूरी की पूरी चेन होती है बेसिकली। एक अगर कोई बैंक लोन है तो आप बैंक लोन चेक करो, उसके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, एक बैंक इशू करता है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर विद अस। अगर किसी प्रॉपर्टी के पेपर मिसिंग है तो वो क्यों मिसिंग है, वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है कि कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है। तो ये काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं। और ऐसे स्कैम से कैसे बचा रहे, मतलब थोड़ा हमें पता लग जाए कि हमें ये आइडेंटिफाई हम कर पाए कि हाँ देखो, इसके थोड़ा लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को और पैरेलली लॉयर को भी लूप में रखो जब भी आप कोई डील क्लोज कर रहे हो। मतलब करोड़ों रुपए की, 1-2 करोड़ से नीचे तो कोई गुड़गांव में डील क्लोज नहीं होती, तो वो कंसल्टेंट का अमाउंट और एडवोकेट का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है। एक आपकी सेफ्टी तो है ना उसमें, राइट राइट ठीक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मेरे को 1 लाख रुपए बचाने हैं या 20,000 रुपए बचाने हैं, तो उसके चक्कर में वो पूरा 1-2 करोड़ को रिस्क पे लगा देते हैं। राइट That is not good. So in my advice, you should you know take consultancy from advocate as well and from real estate consultant as well. एंड आई केम टू नो अबाउट रेरा ऑल्सो। आप Yeah. बता सकते हैं कि हाँ, ये कैसे वर्क करता है एंड व्हाट इज पार्ट ऑफ इट? RERA is basically Real Estate Regulatory Authority. ओके पहले क्या होता था कि जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड केस होते थे वो सिविल कोर्ट में जाते थे, ओके जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था रिजोल्व होने में। अब सरकार ने रेरा को इसी के लिए स्पेशली एक कमेटी बनाई है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड केसेस को ही मॉनिटर करता है और उनका फास्ट ट्रैक पे रिजोल्यूशन होता है। और रेरा इज मैंडेटरी फॉर ए कंसल्टेंट एज वेल। तो आप किसी रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से ही डील करो, जिससे वो भी मतलब उसकी भी क्रेडिबिलिटी दाव पे आती है। अगर वो कंसल्टेंट कुछ गलत करता है तो यू कैन गो एंड कंप्लेन इन रेरा, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। पैरेलली एक डेवलपर को भी हर प्रोजेक्ट के लिए रेरा नंबर लेना ज़रूरी है और रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। और रेरा ने काफ़ी अच्छी बात की है कि अब हर प्रोजेक्ट का एक अलग से एस्क्रो अकाउंट खुलता है। ओके या सो इसके थ्रू मतलब चीज़ें और हाँ, फीसिबल और एस्क्रो थोड़ा अकाउंट सा में बेसिकली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में ही जाएगा और रेरा भी उसको मॉनिटर करता है।
तो पहले क्या होता था कि डेवलपर पैसा लेते थे एक्स प्रोजेक्ट के लिए, उस पैसे से कहीं भी और इन्वेस्ट हाँ कर जी, देते थे बेसिकली। ये चीज़ें तो होती अब थी। वो चीज़ों को मॉनिटर करता है कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा और वो पैसा जो यूज़ होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही होगा जिसके लिए वो रेज किया गया है। सो चीज़ें अब वो और ज़्यादा मोनेटाइज हो गई है। हाँ जी, दैट इज़ रियली गुड। या और बात करें जो हमारा गुड़गांव है, वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, आई मस्ट से, वो यंगस्टर्स की ही है या फिर जो अपने मिड 30s में है या लेट 20s में है, बट दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग सो गुड एंड दे हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। या सो अगर हम बात करें उनके लिए कि अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है, सो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, मैं वही बोला कि आइदर यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी और रियल एस्टेट। सबसे पहले आप ड्यू डिलिजेंस करो प्रॉपर। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। तो मेरे रिलेटिव ने, मेरे फ्रेंड ने वहां लिया, उसी से मतलब इक्विटी में तो खासकर यही चलता है कि स्पेकुलेशन से मार्केट चलती है, ठीक है, हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो करते हैं। राइट। मैं कंफर्मेशन के साथ ये कह सकता हूँ कि 95% ऑफ इन्वेस्टर्स डोंट इन इंडिया डोंट इवन नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द, बस वो करते कि वो वहां लगा रहा है, मैं भी वहां लगा रहा हूँ, इस पापा वजह ने से। बोला है तो ठीक है, कर हाँ, देते मतलब हैं। इस वजह से वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करना थोड़ा सा इजी है, ओके, मतलब एनालाइज करना रियल एस्टेट में इज इजी, ओके। ठीक है। दूसरा क्या है कि एक आपको ना पहले डिफरेंशिएट करना चाहिए, एक इन्वेस्टर माइंडसेट होता है, एक कंज्यूमर माइंडसेट होता है, ठीक है। अगर आपको अपने फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको एक इन्वेस्टर माइंडसेट फॉलो करना चाहिए। उसमें वह तो डिफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर क्या होता है, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है आपकी नीड्स, एक होता है वांट्स, ठीक है। नीड्स आर थिंग्स विच आर एसेंशियल सच एज फूड, क्लोथ्स, शेल्टर। एक होता है वांट्स जिनके बिना आपका काम चल सकता है, राइट। ठीक है। तो जो जो नीड कभी खत्म नहीं जो होती। कभी खत्म नहीं होगी, जो अगर मतलब एक पूरी करोगे तो दूसरी आ जाएगी, राइट। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड वांट्स। तो एक जो कंज्यूमर होता है वो अपनी नीड्स के साथ साथ वांट्स को भी पूरा करता है और वो अपना सारा का सारा बजट, उसकी जो भी इनकम है वो सारी खत्म हो जाती है। राइट। वहीं जो एक इन्वेस्टर है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करता है बट अपने वांट्स को इग्नोर करता है, ताकि वो पैसा सेव कर सके और वो उसको इन्वेस्ट कर सके, जिससे वेल्थ क्रिएशन होगी। और बाद में आप उससे अपनी, जब एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाती है, देन यू कैन फुलफिल ऑल योर वांट्स एंड नीड्स। आज मुझे पता चल रहा है मैं कहाँ गलत जा रही थी इतने टाइम Yeah, से। yeah. सो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें कंज्यूमर, आपका जो कंज्यूमर माइंडसेट है और हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, इसको कैसे देखो, डिफरेंशिएट मैं बता दूं, करें? एक लेट्स सपोज यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, ओके। आई थिंक गुड़गांव में आज के दिन 2 लाख रुपए भी कम है, अगर आप अपनी आई सारी थिंक ये सिटी केटर ही नहीं करती है। हाँ, 2 लाख भी कम है अगर आप अपनी सारी वांट्स को भी पूरा राइट। करोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं सिर्फ नीड्स पे फोकस करो तो आप 1 लाख रुपए में नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, यस। एंड यू कैन सेव 1 लाख रुपीज फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उस 1 लाख रुपए से आप 1 करोड़ के लोन की EMI पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ। तो आप लिवरेज ले सकते हो, उस 1 करोड़ को आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और 3 साल में लेट्स सपोज वो आपका 1 CR बिकम 2 CR, तो 3 साल में आपने वेल्थ क्रिएशन की 1 CR की, जस्ट बाय सेक्रीफाइसिंग योर वांट्स, ठीक है। और बाद में आप 1 CR से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेंटल, राइट। और वो 1 CR विद द टाइम बढ़ेगा ही। 3 साल में 1 हुआ, अगले 3 साल में फिर डबल होगा, फिर डबल होगा। तो इस तरीके से मतलब अल्टीमेटली अगर आप एक सिर्फ इस चीज को समझो कि व्हाट आर माय नीड्स एंड व्हाट आर माय वांट्स, तो आप इजीली वेल्थ क्रिएट कर थोड़ा सकते सा हो। माइंडफुली अगर हम चलेंगे तो हम जी, आराम से गुड़गांव में घर हाँ। खरीद सकते हैं, आप कह रहे बेसिकली हैं। रियल एस्टेट में आप पैसा कमाने के लिए आपको पैसे से ज्यादा माइंडसेट की जरूरत होती है, और रियल एस्टेट इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ थ्रू लिवरेज। राइट। Yeah. और अगर हम बात ही करें लेवरेज की, तो ये काम कैसे करता है? ये काम बेसिकली जैसे लेट्स सपोज आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है। आपने आज 2 CR की कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उस पे आपने 50 लाख रुपीज अपने से डाला, डाउन पेमेंट किया, 1.5 CR आपने लोन लिया, ठीक है। तो 1.5 CR की अगर हम EMI की भी बात करते हैं तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। अब 1.5 CR की प्रॉपर्टी अगर आपकी 3 साल में भी लेट्स सपोज मैं डबल कहता हूँ, 2 की 4 हुई, तो 1.5 पे आपने 1.5 कमाया, 1.5 लाख रुपए कमाया। आपने EMI कितनी दी 3 साल में? पर मंथ आपने दिया 18 लाख, 18 3 54,
3 साल में आपने 54 लाख EMI दी, आपने कैपिटल एप्रिसिएशन किया 1.5 CR, ठीक है, 1.5 क्या आपने 2 CR किया ना, 2 CR इन्वेस्ट किया तो 2 CR आपका एप्रिशिएट किया, आपने EMI दी 54 लाख की, स्टिल आपने 1.46 CR अर्न किया. दैट्स हाउ यू कैन यूज लेवरेज. सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा माइंडफुली और थोड़ा ठीक से हम चलेंगे तो हम घर Yeah. आराम से बना सकते Yeah, हैं. easily you can create Easily we wealth. can Yeah, make Warren Buffett I think is the number one investor in the world. ठीक है, मैंने उनकी एक बुक पढ़ी थी, उसमें था कि when he was 11 year old, at that time he used to throw newspaper. ओके. वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो उस टाइम पे न्यूज़पेपर बांटते थे, और वो जो पैसा उससे बनाते थे वो उस टाइम पे इन्वेस्ट करते थे इन रियल स्टेट एंड इन स्टॉक्स, एंड ही बिकेम नंबर 1 richest person in the world when he turned 60. तो मतलब ज्यादातर यूथ को होता है कि यार वेल्थ कांट बी क्रिएटेड ओवरनाइट, राइट. इट टेक्स टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस. and a lot of patience and Right mindset. right mindset in that direction. सो जब भी हम इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, स्पेशली इन प्रॉपर्टी, हमारा सबसे पहला कॉल जाता है या तो हमारे चाचाओं को या फिर पापाओं को. Yeah. सो इस हर्ट मेंटालिटी से कैसे निकला जाए और क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? Basically there are many consultants in the market. आपको पहले खुद से रिसर्च करो, ठीक है, फिर किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करो जो आप देखो हर चीज का एक्सपर्ट होता है. वो कहते हैं ना, जिसका ज्ञान उसी को साजे, बिना ज्ञान कुत्तक बाजे. तो हर कोई बेसिकली अपना वो लगाना चाहता है. अब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपको उसकी एक्सपर्टीज है, बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, यू आर डूइंग दैट थिंग डे एंड नाइट. तो वो मैं एक दिन में नहीं कर सकता. बिल्कुल. आप भी एक दिन में ओवर द नाइट मतलब एक कंसल्टेंट नहीं बन सकते. जो मेरे को 14 साल में जो मैंने सीखा है, आप 2 दिन में कैसे सीख लोगे? बिल्कुल. तो ये टाइम के साथ आता है ये सब चीजें. तो मतलब आपको ऑलवेज यू शुड हायर एक्सपर्ट, और उसके थ्रू ही हमें जाना चाहिए जी. और सारा स्टडी कर लेना चाहिए बिल्कुल. पहले. सो बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे अब. ये सब दुबई क्यों जा रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर रियल एस्टेट की बात करें, क्या ट्रेंड चल रहा है? तो आपने काफ़ी सही सवाल पूछा. आजकल हर कोई दुबई में अपना सेकंड होम चाहता है. इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं. सबसे पहला है कि दुबई इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है. दूसरा, वहाँ पे टैक्स नहीं है, मतलब 0 से 5% तक मैक्सिमम टैक्स है, जो मैक्सिमम कंट्रीज़ में 30 to 40% है, ठीक है. तीसरा, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई ऑफर करता है. उसके अलावा टूरिज्म काफ़ी है दुबई में, जिसके कारण रेंटल्स, इवन इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज यू कैन गेट 5 to 6% रेंटल्स इन दुबई, जो कहीं नहीं मिलता है, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दुबई लोग जा रहे हैं. एक दूसरे की दुबई इज़ सेंटर, दुबई से आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है. दुबई में पूरे वर्ल्ड से लोग आपको देखने को मिलेंगे. यू कैन से दुबई इज़ ए गेटवे टू द वर्ल्ड, स्पेशली फॉर इंडियंस. इंडियंस के लिए दुबई इज़ हार्डली 3.5 hours अवे. 3.5 घंटे की फ्लाइट लगती है. इतना टाइम दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में लगता है, इतने में आप दिल्ली से दुबई जा सकते हो, ठीक है. और जिस तरीके का पूरे वर्ल्ड में अभी माहौल बना हुआ है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो काफ़ी सारे रशियंस एंड यूक्रेनियंस मूव टू दुबई, जो कर सकते थे. ऐसा ही जैसे इजराइल और गाजा का है, और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में वॉर का इन्वायरमेंट चल रहा है. तो जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, दे वांट अ सेकंड होम इन ए सेफ कंट्री विच इज दुबई. सो फॉर इंडियन इट्स बेनिफिशियल ओनली. हाँ, क्योंकि बताया ना, एक इंडियंस के लिए दे डोंट फील दैट दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि दुबई में जो इन्वेस्टर्स हैं 35 to 40% इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम इंडिया ओनली. तो आपको हर तीसरा दूसरा बंदा वहाँ पे इंडियन नजर आएगा. तो आपको ये नहीं लगता कि आप इंडिया से दूर हो. ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी लेस है. तो ये सारे रीजंस हैं कि इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग दुबई जा रहे हैं. और पूरे वर्ल्ड से ही एक मतलब लोगों का ये माइंडसेट है कि यार एक सेकंड होम हो तो वो दुबई होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, अच्छा टूरिज्म है, इन सब रीजंस. प्लेस टू इन्वेस्ट. इट्स अ गुड प्लेस. वी हैव मनी वी कैन इन्वेस्ट ग्लोबली. अगर हम इन्वेस्ट हाँ, करना चाहते हैं हाँ, अगर आप अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड करना चाहते हो आउट ऑफ इंडिया, देन दुबई इज अ गुड ऑप्शन. सो नवदीप जी, हर सेक्टर की, हर एक लाइन की एक डार्क रियलिटी ज़रूर होती है. तो हमारे रियल एस्टेट की क्या डार्क रियलिटी है?
देखो, रियल स्टेट की डार्क रियलिटी ये है कि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ओके। तो रियल स्टेट एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है और विद द टाइम वो आगे काफ़ी बढ़ेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन विल इंक्रीज, राइट। तो लोगों को घर तो चाहिए ही रहने को। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर। दिस सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप, यू कैन से फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। अगर हम कंसल्टेंसी लेवल पे जहाँ पे सेल्स, मतलब अगर आप बात करते हैं कि एक होम बायर का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं है जो होना चाहिए और जो हो सकता है, अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें, वहाँ पे बाइंग प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। इंडिया में अगर आप किसी बायर या सेलर से पूछोगे कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम बायर का स्पेशली, तो आपको फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बिकॉज द सेक्टर इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। अब एक कंसल्टेंट है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको परचेज करना है। जनरली क्या होता है कि एक मैंडेट साइन करना चाहिए, मतलब अगर आपको प्रोसेस को स्मूथ बनाना है तो मैंडेट में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप एक कंसल्टेंट से मैंडेट साइन करोगे कि फॉर द एक्स टाइम आई एम बाउंड टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम यू एंड यू हैव टू डू वर्किंग फॉर मी, दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स। राइट। तो वो कंसल्टेंट आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक बायर है वो 5 कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहा है, एक सेलर है वो 5 कंसल्टेंट्स को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बायर एक है मार्केट में, उसने 5 कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया, वो 5 कंसल्टेंट्स एक सेलर को अप्रोच करेंगे, मतलब उस रिक्वायरमेंट को जो मैच करता होगा। सेलर को लगेगा कि यार मेरी प्रॉपर्टी के तो 5 बायर आ गए, उसके रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब फिर बायर को 5 कंसल्टेंट से डील करना है, हर कंसल्टेंट अपने अकॉर्डिंगली बात को मैनिपुलेट करके आगे पास ऑन करता है, तो वो चीजें ना बहुत ज्यादा मेसी हो जाती हैं। Right. अगर आप एक कंसल्टेंट से डील करोगे, बायर भी सेलर भी, तो प्रोसेस काफी स्मूथ होगा और हर किसी का टाइम और एनर्जी भी सेव होगी। सो डू यू थिंक इन सभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कोई सोल्यूशन है या कुछ निकल सकता है हाँ solution? बिल्कुल, मैंने बताया ना कि एक तो मैंडेट का होना चाहिए, प्रैक्टिस में लाना चाहिए। मैंडेट क्या होता है इसमें? मैंडेट इज एक एमओयू साइन होता है बेसिकली बायर का कंसल्टेंट के साथ या सेलर का कंसल्टेंट के साथ Okay. कि वी आर हायरिंग यू, आई एम हायरिंग यू फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि आप ही मेरे लिए वर्किंग करोगे, तो उससे प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कंसल्टेंट बनने के लिए, कोई 5वीं पास भी एक कंसल्टेंट बन सकता है। राइट। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर इसकी एजुकेशन होती है, उसका आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जब भी आप कंसल्टेंट बन सकते हो। Right. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इजिली एनीवन कैन बी ए कंसल्टेंट। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं वो इस तरीके के लोग मार्केट में अनएथिकल वे से काम करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड करते एंड हैं। इतना आई थिंक एजुकेटेड भी नहीं है। हाँ, इतना वो ये ना कि इसको एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस हमेशा रोटी कपड़ा और मकान, दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स। तो मकान की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी रहेगी। ठीक है, तो इसको एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर इसका कोर्स लाना चाहिए कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट का ये कोर्स है। ठीक है, उसको करोगे, एक टेस्ट क्लियर करोगे बाकी तो ही हमारी आप। जो कंट्रीज है उधर ऐसा हाँ कुछ है? बिल्कुल होता है, वहाँ पे आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे प्रॉपर रियल एस्टेट के कोर्सेज होते हैं। ओके। या डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस, कनाडा, दुबई, कहीं भी जाइए आप, प्रॉपर रियल एस्टेट के कोर्सेज होते हैं। आपको करना, टेस्ट दो, मतलब पहले कोर्स करो, फिर आप एग्जाम क्लियर करोगे, जब भी आपको कंसल्टेंसी का लाइसेंस मिलता है। यहाँ पे नहीं है ऐसा। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट इस इशू पे कुछ कर रही है? इस पे तो शायद नहीं कर रही है, मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं जो आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट के, कि इसमें ना एक पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट यू कैन से फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। आप दुबई में देखोगे तो दुबई में गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको वहाँ पे मेंशन किया जाता है, और एनीबडी कैन इजीली एक्सेस दैट कि वहाँ पे क्या, किस रेट पे क्या लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है, जिससे यू कैन एनालाइज द राइट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो पेपर वर्क है वो भी इतना स्मूथ नहीं है, मतलब अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में बात करोगे तो वहाँ पे पेपर वर्क इज ऑनलाइन, आप कहीं से भी बैठ के कहीं की प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर सकते हो। इंडिया में आपको उसके लिए आना पड़ेगा, अगर आप कहीं बाहर बैठे हो तो बाहर से नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा, किसी को जीपीए के थ्रू अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल।
हालांकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले रही है इन चीज़ों के लिए, लेट्स सी वो कब तक देखते हैं प्रैक्टिस में कितना हाँ टाइम इट विल टेक एंड थैंक यू सो मच नवदीप जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू Yeah. एंड आई थिंक जो हमने आज गुड़गांव को प्रॉपरली रियल एस्टेट को डीकोड किया है, गुड़गांव की गलियों से स्काई स्क्रैपर्स तक, एंड जैसे नवदीप जी कहते हैं, डोंट वेट टू बाय लैंड एंड And देन then वेट। wait. Yeah, you're right. थैंक यू सो Yeah. मच एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। Yeah.